अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं और इसका मेन टॉपिक है बेसिक डेरिवेटिव रूल्स या थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इसका थ्योरम नंबर 1 डिस्कस किया था। बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज ज़ीरो आता है, कैसे आता है ज़ीरो, उसको प्रूफ उसका किया था हमने। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.2 को कवर किया था, उसका मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स थे, तो मैंने 5th पार्ट सॉल्व करवाया था। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये लेक्चर सुनने से पहले प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी सुनिएगा। मैं पिछले लेक्चर में भी मैंने बयान किया था और न्यू व्यूवर्स को मैं यही कहूँगा कि प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी सुनिएगा, डायरेक्ट इस लेक्चर पे जंप मत कीजिएगा, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेकंड ईयर के मेन चैप्टर्स हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग, थॉरो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है दोनों मेथड्स का, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड का। पीछे अब तक हमने एक्सरसाइज 2.2 तक इनडायरेक्ट मेथड से हमने अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सीखा अपना। अब हम डायरेक्ट मेथड स्टार्ट करने वाले हैं, अलजेब्रिक फंक्शन पे ही स्टार्ट करने वाले हैं। और डायरेक्ट मेथड स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स हैं डेरिवेटिव्स के जो कवर करना लाजमी है और उनकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है हर स्टूडेंट के लिए। तो ये इंटीग्रेशन में भी इसका बड़ा अमल दखल है, उसमें भी इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। इस वजह से डेरिवेटिव की अंडरस्टैंडिंग होना, थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी, बेसिक डेरिवेटिव रूल्स। इसका फर्स्ट रूल है जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज ज़ीरो। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, आप ये याद रख लें। सेकंड जी रूल है पावर रूल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसी से डेरिवेटिव सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे मैंने एंड पे लिखा भी है, इट इज़ द मोस्ट बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव विच इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं। जनरल फार्मूला में लिखा है कि एक्स रेज की पावर एन है, एक्स की पावर एन है जी। उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो एन पावर शुरू में आ गई और एन में से एक सब्ट्रैक्ट कर दी है। और यहाँ पे जो एन यूज हो रही है पावर, वो एक इंटीजर है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। किसी भी ये नोट या मैंने आपकी स्टूडेंट्स की आसानी के लिए उर्दू में लिखा है ताकि स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकें इस चीज़ को, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में लिखता तो शायद कुछ स्टूडेंट्स या मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है उसको, तो उसको जहन में बिठाना मुश्किल होता है। तो आप इस चीज़ को जहन में बिठा लें कि अगर आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो सबसे पहले उसकी होल पावर आपने चेक करनी है। लाइक एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं, दिस इज द अलजेब्रिक फंक्शन। इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं आप, इसकी होल पावर चेक करें, जितनी भी है 2 है 1। अब इसकी होल पावर चेक करें, अगर फंक्शन की होल पावर ए के अलावा होगी, अगर तो सिंपल एक है ना, मतलब फिर तो पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो जहमत ही नहीं है पावर लिखने की। सिंपल हम लिख देंगे एक्स, उसकी पावर हम ए की कंसिडर करेंगे। ये हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी फंक्शन की पावर या किसी भी वैल्यू की पावर कोई ना हो, वहाँ पे एक पावर होती है। तो एक्स होगा सिंपल, एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर डी एक्स बन जाएगा, नीचे भी डी एक्स कैंसल आउट होके वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा कि अगर फंक्शन की होल पावर 1 के अलावा हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन वाली हो, मगर डेसिमल पॉइंट्स में ना हो, तो पावर रूल लगाएंगे हम। लाइक मैंने ये फॉलो किया। पावर रूल में करते क्या है मैं बयान कर देता हूँ, मैंने उसकी उर्दू नहीं लिखी कि पावर रूल लगाते कैसे हैं, मैंने ये लिख दिया कि पावर रूल लगाना कब है कि किसी भी फंक्शन का जब आपने डेरिवेटिव लेना है उसकी होल पावर देखनी है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है और इसकी अंडरस्टैंडिंग हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक्स की पावर 5 है, इसका हम डेरिवेटिव लेने लगे। आपने इसकी होल पावर पे गौर किया, ये 1 नहीं है, 1 के अलावा है, अदर देन 1 है। तो जितनी भी पावर होगी वो स्टार्ट पे आ जाएगी इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, और उस पावर में से एक माइनस कर देंगे, टोटल पावर में से एक माइनस कर देंगे। अब
अकेला x बच गया, पावर का काम खत्म हो गया। पावर का काम कैसे खत्म होगा कि पावर को स्टार्ट में लाकर पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पावर का काम खत्म हो जाएगा। इसका प्रूफ भी नेक्स्ट करते हैं हम। तो पहले ये देख लें कि पावर का काम अब खत्म हो गया। पावर को स्टार्ट में लाकर पावर में से एक माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया तो काम पावर का खत्म हो गया। अब अकेला बच गया x। अब x का हम डेरिवेटिव इजीली ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये 1 आ जाएगा, 1 को 5x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, 5x की पावर 4 आ गया। दिस इज एन आंसर। ये हो गया जी। अब एक और देख लेते हैं। अब ये बटे वाली पावर आ गई है, फ्रैक्शन वाली। x की पावर है 2/3। तो अब भी पावर अदर देन 1 है, 1 के अलावा है। तो जितनी भी पावर है वो स्टार्ट में ले जाएंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, उसके बाद अकेला x बच जाएगा। जब टोटल पावर जितनी भी थी, होल पावर थी, उसको स्टार्ट में लेके आए, होल पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया तो 2/3 होल पावर का काम खत्म हो गया। अब सिर्फ अकेला x बच गया। x का x के साथ डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो आता है 1। 1 को इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे बटे के जब जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और इसकी जगह हम क्यूब रूट भी लिख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा कि क्यूब रूट क्या होता है। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है होल लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में काइंडली पूछ सकते हैं। और लाजमी कमेंट किया करें ताकि मुझे क्लियर हो कि कितने स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करें। अच्छा जी, ये मैं पहली चीज़ बयान कर चुका हूँ कि ये पावर रूल मोस्ट बेसिक रूल है डेरिवेटिव का, ठीक है, तो जो कि एप्लीकेबल है हर फंक्शन के लिए। अब इसका प्रूफ है, प्रूव दैट x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n-1 आता है। अब यहाँ पे इंटीजर n एक इंटीजर है। अब हम अगर कंसिडर करें कि n एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, मतलब हमने ये x की पावर जो होल पावर थी वो पॉजिटिव ली है, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है। अच्छा जी, ये प्रूफ करना है वो इनडायरेक्ट मेथड से। डेफिनेशन मेथड इसको कह लें, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कह लें, ए बी इनिशियो मेथड कह लें, ये सारा एक ही है। हमने इसको y के बराबर लेट कर लिया, लेट y इक्वल टू x की पावर n। दोनों साइड्स पे हमने दूसरे स्टेप के मुताबिक डेल्टा ऐड करना होता है, ठीक है। और ये y इधर पॉजिटिव है, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। y की जगह क्या आ जाएगा जी, x की पावर n, जो स्टार्ट में हमने y को जिसके बराबर लेट किया था x की पावर n के, y की जगह x की पावर n आ जाएगा। अब ये दो फैक्टर्स हैं, ये दो टर्म्स कह लें, एक ये टर्म है एक ये टर्म है। दोनों में गौर करें कि x इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, इधर भी x की पावर n बन रही है, इधर भी x की पावर n बन रही है। पहले हमें x इसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा। जब हमने x इसमें से कॉमन निकालना है तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, क्योंकि मेथड सेम है वैसे ही कॉमन निकल रहा है, तो मैंने बताया था कि अगर आप नोमिनेटर में से कॉमन, न्यूमिनेटर में से कॉमन निकाल रहे हैं ना, हालांकि x कॉमन नहीं निकलता यहाँ पे, तो जिस चीज़ के साथ x नहीं मौजूद ना, जैसे कि डेल्टा x के साथ x नहीं मौजूद, डेल्टा x अलग चीज़ है, x अलग चीज़ है। अब ये ना कह देना कि डेल्टा के साथ x मौजूद है, डेल्टा x के साथ x नहीं मौजूद, हमने x को कॉमन निकालना है। तो इस डेल्टा x के साथ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब डिवीजन हो जाएगी x की। अगर हम न्यूमिनेटर में से कॉमन निकाल रहे हैं तो जिस चीज़ के साथ x नहीं मौजूद उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। 4x + 3 की पावर 2 है, आपने 4 बाहर निकालना है, ठीक है, आपको ज़रूरत है या आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपने 4 बाहर निकालना है। हालांकि कॉमन नहीं निकला इन दोनों में से, 4 आपने बाहर कॉमन निकाल लिया तो उसकी जितनी भी होल पावर होगी वो भी कॉमन आएगी। यहाँ पे बच जाएगा अकेला x, क्योंकि जो 4 था वो बाहर चला गया, प्लस 3 के साथ 4 नहीं ना था तो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब इसकी डिवीजन हो जाएगी 4 की 3 के साथ, ठीक है, ताकि इसको हम दोबारा अंदर मल्टीप्लाई कर सकें तो ये चीज़ भी बन सके। इसी तरह अगर हो x/4 + 3 की पावर 2 होल पावर 2, तो अगर हमने अब यहाँ पे 4 निकालना है तो ये डिनोमिनेटर में से कॉमन निकलेगा। जब हम डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालेंगे या भाई ये डिनोमिनेटर में से निकलेगा 1/4 निकलेगा, तो ये स्केयर जो पावर है, होल पावर थी, वो 1/4 के साथ भी आएगी। अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया x, यहाँ पे x लिख दिया, प्लस प्लस लिख दिया। अब ये 3 वैसे ही है, ठीक है, ये 3 वैसी 3 के साथ इस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि अगर हमने डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाला है तो जिस चीज़ के साथ 4 नहीं मौजूद उसके नोमिनेटर में जाएगा और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और
अगर हमने न्यूमिनेटर में से कॉमन निकाला है और तो जिसके साथ 4 नहीं मौजूद उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आई होप कि आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लिया है। तो यहाँ पे भी यही काम हुआ, इसमें से x कॉमन निकला है, ये चीज़ बन गई है। अब ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, इन दोनों में से x की पावर n वाली टर्म जो है वो फैक्टर वो कॉमन निकल रहा है, टेकिंग x की पावर n कॉमन। ठीक है, यहाँ पे बच गया 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर n माइनस 1। यहाँ पे अब पहली टर्म 1 है, सेकंड टर्म जो भी हो होल पावर n है, तो यहाँ पे हमने जी बायनोमियल थ्योरम यूज करना है। बायनोमियल थ्योरम का मैंने हिंट भी दे दिया, बार बार ये फार्मूला यूज हो रहा है कंटिन्यूसली, प्रीवियस लेक्चर्स में भी यही यूज हो रहा है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, आप ना भी लें तो कोई मसला नहीं है, प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्केयर प्लस सो ऑन कंटिन्यू। ये ऐसे याद रख लें कि 1 का फैक्टोरियल ही है तो सेकंड टर्म की पावर भी 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसका देखें कि n का फैक्टोरियल ओपन करें ज़रा, मैं तकरीबन ये तीसरी दफ़ा फार्मूला याद करवा रहा हूँ क्योंकि ये यूज़ काफ़ी होता है, तो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनकी आसानी के लिए करवा रहा हूँ। ये देख लें जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n इंटू एन माइनस आप ये समझ लें कि ये सोन कंटिन्यू आगे आ जाएगा जी, n माइनस 2 फिर n माइनस 3 फिर n माइनस 4 ऐसे फैक्टोरियल। अगर हम देखें अगर एक टर्म तक फैक्टोरियल है तो समझ लेंगे आसानी के लिए, याद करवाने के लिए, इन जनरल इन रियल ऐसे नहीं है, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की आसानी के लिए करवा रहा हूँ कि अगर n का फैक्टोरियल ओपन करें तो 1 टर्म तक n बनता है, 2 टर्मों तक अगर हमने देखना हो तो n इंटू एन माइनस 1 बन जाएगा। इसी तरह जब एक का फैक्टोरियल लिया तो n ही आया, और जब 2 का फैक्टोरियल लिया तो 2 टर्म्स तक n इंटू एन माइनस 1 आया, 3 टर्म्स तक आएगा n इंटू, अगर 3 का आगे नेक्स्ट फैक्टोरियल लेते तो बड़े न्यूमरेटर में आता है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 आ जाता। तो जितना भी फैक्टोरियल हमने लेना है, ठीक है, 2 का फैक्टोरियल या सेकंड टर्म की पावर उतनी ही आनी है साथ। तो ये था बायनोमियल थ्योरम जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी यूज़ करते आए हैं। तो यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया, 1 प्लस एन एक्स, ये सेकंड टर्म सारी, अब डेल्टा एक्स ओवर एक्स सेकंड टर्म, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू सेकंड टर्म का स्केयर प्लस सो ऑन कंटिन्यू, ये माइनस 1 ये माइनस 1 है, ये माइनस 1 ये प्लस के 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये फैक्टर ये टर्म बच गई है, ये टर्म बच गई, दोनों टर्म्स में ये चीज़ सेम है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, तो एन भी, एन नहीं निकालना कॉमन, हम सिर्फ डेल्टा एक्स वाला फैक्टर निकालते होते कॉमन, तो ये इधर से कॉमन आ गया, यहाँ पे अकेला बच गया एन प्लस ये सारी चीज़, 2 में से एक फैक्टर यहाँ पे बच गया क्योंकि एक बाहर चला गया, एक्स की पावर एन पहले ही बाहर था। अब ये दोनों एक्स की पावर एन है और ये एक्स है, दोनों टर्म्स एक्स की हैं, सिमिलर हैं, इनको एक बनाना है, आपस में ये क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो पार्स क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n माइनस 1 होगी पार। तो ये हमने इनडायरेक्ट मेथड का फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन मेथड का फोर्थ स्टेप किया कि हमने डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करना होता है जब हमारा डेल्टा एक्स न्यूमरेटर में कॉमन आ जाता है, बाहर आ जाता है। हमने डिवाइड कर दिया, डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे बचेगा जी एक्स की पावर n माइनस 1। ये कैसे बनी मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों टर्म्स इकट्ठी करके एक बनाई है, तो डिवाइड हो रही थी, पावर सब्ट्रैक्ट की है। अब अगला स्टेप एंड फाइनल स्टेप है ये कि हमने दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर देनी है, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी। एक्स की पावर n माइनस 1 पे लिमिट नहीं लगेगी, इंटू एन पे भी नहीं लगेगी, सिर्फ डेल्टा एक्स की जगह जीरो जाएगा, फिर अगली सारी टर्म्स में भी डेल्टा एक्स मौजूद है, उधर भी जीरो चला जाएगा। ये चीज़ सारी आगे तो खत्म हो गई, इसको कंटिन्यू करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बचेगा n को इससे मल्टीप्लाई किया तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 आ गया। ये हमारे पास डेरिवेटिव का प्रूव हो गया जी कि हमने फंक्शन का डेरिवेटिव हमने प्रूव कर दिया। ये लिया था, यहाँ पे लिया था हमने, कंसिडर किया था पावर को, पॉजिटिव इंटीजर n को। अब हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर n इज अ नेगेटिव इंटीजर, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। सेम वैसे ही सिर्फ
एन की जगह नेगेटिव आ जाएगा हेयर। एन एज एन इज नेगेटिव, सो एन को एक नेगेटिव एम के बराबर ले लिए। एम वैसे पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव ये शो कर रहा है कि एन एक नेगेटिव इंटीजर है, एन की जगह माइनस एम ले लिया गया। वही मेथड फॉलो किया गया सारा ही, सिर्फ पार नेगेटिव है, माइनस एम है सारा ही इधर तक। तो ये एक बार देख लें, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं और ट्राई कीजिएगा कि आप खुद ही प्रूव करें इसका। और ये कॉमन निकाल के वही सारा मेथड आप एक दफ़ा खुद करके देखिएगा। मैं एंड से बता देता हूँ जहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। एट द एंड ये आंसर आता है, जैसे कि हमने प्रीवियसली अभी रिसेंटली हम कर चुके हैं प्रूव। वो पॉजिटिव पावर के लिए था, पॉजिटिव इंटीजर के लिए, अभी ये नेगेटिव इंटीजर के लिए। ये माइनस एम इंटू एक्स, माइनस एम डॉट एक्स की पावर माइनस एम माइनस वन आता है। इसमें जो माइनस एम है हमने स्टार्ट में इसको एन के बराबर लिया था, तो माइनस एम की जगह एन चला जाएगा, तो ये प्रूव हो गया। दिस इज हाउ वी प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। अदर वर्ड्स कि हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे पावर रूल क्या होता है। अब अगली चीज दी है थ्योरम नंबर 3 है, उसमें क्या है जी, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वेरिएबल या फंक्शन। एक डेरिवेटिव लेना है वेरिएबल का जिसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीपल हो रहा है। कांस्टेंट मल्टीपल, अगर एक कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल या फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो कोफिशिएंट कहलाता है। लाइक ये है डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू सी इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये एफ एक्स कोई भी आगे फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी, उसके साथ ये सी ये कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं बता चुका हूँ एक फंक्शन या वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो तो बेसिकली कोफिशिएंट होता है। अब ये देखें जी y इक्वल टू सी इंटू एफ इंटू एक्स है, तो आपने हमेशा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट जो करना होता है ना, टेकिंग डेरिवेटिव लिख लें या डिफरेंशिएटिंग लिख लें, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से करना होता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की अगर पहचान करनी है तो इक्वल टू के राइट साइड पे जो वेरिएबल लिखा होता है आपको नजर आता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल लिखा होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, उस हिसाब से हमने डेरिवेटिव ले लिया दोनों साइड्स पे। ये डी वाई ओवर डी एक्स बन गया, वाई का डेरिवेटिव डी ओवर डी डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, वाई का। ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे वन ही बनेगा, ये डिफरेंट चीज, ऊपर डिफरेंट वाई है उसका डिफरेंट वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये डी वाई ओवर डी एक्स बनेगा। सी वैसे क्योंकि ये कोफिशिएंट है ये बाहर आ जाएगा। फंक्शन एफ का डेरिवेटिव लेंगे वो एफ प्राइम एक्स से डिनोट हो जाएगा उसकी जनरल टर्म। अभी हमें नहीं ना पता कौन सा फंक्शन है, कौन सा हमने चूज किया कि किस तरह हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करें, हमने एक जनरल टर्म यूज कर दी है जनरल नोटेशन, तो उसका एफ एक्स का डेरिवेटिव हम एफ प्राइम एक्स से डिनोट करते, तो यहाँ पे उसका एफ प्राइम एक्स नोटेशन आ गया डेरिवेटिव का। यहाँ पे लिखा है सी, यहाँ कोफिशिएंट है और कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाता। ये आपकी स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैं उर्दू में लिखता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को कवर हो जाए, आसानी हो जाए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है। चीज़ों को रट्टा लगाने के बजाय बंदा आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में उर्दू में लिख रहे, क्योंकि सारे उर्दू स्पीकिंग है पाकिस्तान में, और स्पेशली एफएससी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए आसानी होगी, तो मैंने उनके लिए किया है। अच्छा, ये मैंने लिख दिया कि ऑलवेज टेकिंग डेरिवेटिव, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि आपने हमेशा डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से लेना है। अब इसका प्रूफ करते हैं, लेट y इक्वल टू सी इंटू एफ एक्स। वही प्रूफ भी इसका इंडायरेक्ट मेथड से, जैसे कि स्टेप नंबर 1 होता है y की इक्वल लेट करना है, स्टेप नंबर 2 होता है दोनों साइड पे डेल्टा को ऐड करना है, इधर डेल्टा y ऐड हो गया, इधर डेल्टा x ऐड हो गया, और ये y पॉजिटिव इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। y को जिसके बराबर स्टार्ट में लेट किया तो वो यहाँ पे पुट करना होता है सी एफ एक्स। सी दोनों में से कॉमन निकलता हमें नजर आ रहा है, सी फैक्टर कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया जी एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ इंटू एक्स। अब स्टेप नंबर 4 फॉलो करना है, सेकंड लास्ट स्टेप इनडायरेक्ट मेथड का, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का। बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड आप ना भी कहें तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या डेफिनेशन मेथड कह लें, जो कि हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में कवर किया। तो हमने डेल्टा एक्स से दोनों साइड्स पे डिवाइड करना होता है, इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, और उससे अगला स्टेप होता है कि हमने दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करनी होती है। ये फाइनल स्टेप और आखिरी स्टेप होता है। हमने इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी, इधर भी। सी पे लिमिट नहीं लगेगी क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर, लिमिट में लिखा है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये सबसे पहले लेक्चर में मैंने करवाया था। अगर किसी को नहीं पता, नए व्यूवर्स ये डायरेक्ट कोई सुन रहा है तो
वो पहले फर्स्ट लेक्चर से पढ़ ले, इसको वहाँ से देख ले, ठीक है। तो मैं लिंक भी शेयर कर देता होता हूँ वैसे तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स का, तो आप उधर से इसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लेक्चर से हमारे पास जनरल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव या नोटेशन फॉर डेरिवेटिव के मुताबिक ये एफ प्राइम एक्स के इक्वल आ गया, ये इधर डी वाई ओवर डी एक्स बन गया। इस तरह हमने ये थ्योरम नंबर 3 या रूल नंबर 3 भी प्रूव कर दिया। रूल नंबर 4 ये है डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो आगे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसमें ये कवर हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस मतलब कि फंक्शंस मौजूद हैं, ये अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, उनमें आपस में प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, उनमें सम आ रहा है या डिफरेंस आ रहा है, तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेना है ये आपको एग्जाम्पल में कवर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स रिलेटेड पावर रूल की हैं। इन 3 जो थ्योरम्स पढ़े हैं ना, उनमें 2 चीज़ें तो आप फिंगर टिप्स पे कर लेना कि कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाता। रूल नंबर 3 जो मैं रिसेंटली अभी पढ़ा के हटा हूँ कि कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा, ये थ्योरम ये बताता है कोफिशिएंट फंक्शन डेरिवेटिव लेते हुए बाहर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स के। रूल नंबर 2 सबसे मेन है, उसका प्रूव भी कर लिया हमने, पावर रूल, ये वाला पावर रूल, ठीक है। और रूल नंबर 1 ये था कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इस वजह से एग्जाम्पल सॉल्व करने लगे हैं, आपने पावर रूल को अपने माइंड में रखना है, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो आपके पास। तो डी ओवर डी एक्स 3 × x⁴/4/3 का डेरिवेटिव लेना। 3 आपको कोफिशिएंट नजर आया, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई थ्योरम नंबर 2 या फार्मूला 2, कोई भी आपको 3 कोफिशिएंट नजर आया, आपने बाहर निकाल दिया, मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये x⁴/4/3 का डेरिवेटिव लिया जाएगा। मैं बोल रहा था स्टार्ट में, मैंने बोला था पावर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने होल पावर चेक करनी होती है। वहां पे उर्दू में मैंने नोट लिखा था कि आपने होल पावर चेक करनी होती है, फंक्शन की कितनी है। 1 के अलावा हो तो पावर रूल लगना है। ये 4/3 है, अदर देन 1 है तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल के मुताबिक क्या होता है कि जितनी भी होल पावर होती है वो स्टार्ट में आती है। ये 3 वैसे ही साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, और होल पावर में से एक माइनस कर देते होते हैं। होल पावर स्टार्ट में लाकर होल पावर में से जब माइनस करते हैं तो पावर का काम खत्म हो जाता है, तो इस अकेला बच जाता है एक्स 1 पावर के साथ, उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है आपने। तो एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे 1 आ गया। ये इसको सोल्व किया 4/3 - 1 का एलसीएम लिया तो ये 1/3 पावर में आया है। ऐसे 4/3 ये 3 से कैंसिल हो गया, मतलब 3 और 3 ये सोल्व कैंसिल हो गया, तो अकेला 4 बचता है नोमिनेटर में। ये हमारे पास आंसर आ गया सिंपल। अब हम ये जो थ्योरम 4 या रूल नंबर 4 डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, उसके रिलेटेड ये एग्जांपल है। सम आ रहा है, माइनस भी आ सकता है, डिफरेंस का साइन भी आ सकता था, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ऐसे ही डेरिवेटिव सॉल्व होना था। डिफरेंशिएटिंग लिख लें या लिख लें जी कि टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और उसने क्वेश्चन में भी बता दी, वो क्वेश्चन में भी आपको बता देगा। अगर तो आपने x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेना है दोनों साइड्स पे। y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स बन गया। इस साइड पे ब्रैकेट डाल के ना, क्योंकि अंदर वाली सारी वैल्यूज का डेरिवेटिव लिया जाएगा, एक बार हमने डी ओवर डी एक्स लिख दिया। डी ओवर डी डेरिवेटिव की सिंबल होती है, बटे में वो वेरिएबल लिखा जाता है जिसके हिसाब से हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। इसका डेरिवेटिव अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सारी जो जितनी भी टर्म्स है सारी टर्म्स का अलग अलग डेरिवेटिव। इसमें 3/4 कोफिशिएंट है, वो बाहर आ गया। इस x⁴ 4 का डेरिवेटिव लिया जाएगा। 2/3 कोफिशिएंट है, वो भी बाहर आ गया। x⁴ का डेरिवेटिव लिया जाएगा। 1/2 बाहर आ गया। x⁴ का डेरिवेटिव लिया जाएगा। 2 कोफिशिएंट है, वो बाहर आ गया। x का डेरिवेटिव लिया जाएगा। प्लस 5 एज अ कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया रूल नंबर 1 के मुताबिक। तो x⁴ बाय पावर रूल, पावर देखनी होती होल पावर 1 के अलावा, तो पावर रूल लगाएं भाई। 4 शुरू में आ गया, 4 में से एक माइनस, 4 का काम खत्म हो गया। अब x बच गया अकेला, उसका आगे दोबारा डेरिवेटिव। इसी तरह फिर 3 शुरू में लाकर यहाँ पे 3 में से एक माइनस किया और x अकेला बचता है, पावर का काम खत्म हो जाता है जब उसका दोबारा डेरिवेटिव नेक्स्ट आ गई उसके। और इससे इस पे भी पावर रूल लग रहा है। 2 शुरू में लाकर 2 में से एक माइनस किया, अकेला x बचता है, उसका आगे डेरिवेटिव ले लिया गया। +2 x के साथ डेरिवेटिव 1 आ गया। तो ये सॉल्व कर दिया। ये जो कैंसलेशन हो रही थी हमने कर दी है। यहाँ पे बच गया 3, फिर इसको सॉल्व करके x⁴ बन गई थी, इसका डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 आया। +2 वैसे ही
इसको सोल्व किया, एक्स स्क्वायर बन गया, इसको एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव लिया 1 आ गया, प्लस ये एक्स पार को सोल्व किया, अकेला एक्स बच जाता है, एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव 1 आता है, वो साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 आ गया। और ये किसी भी फैक्टर को या वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपको पता है, ऑब्वियस बात है कि वही आंसर आता है, और एट द एंड हमारे पास ये आंसर आ गया। चलें जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने भी पिछले लेक्चर और अब तक जितने भी कवर हो चुके हैं, डेरिवेटिव जितना भी कवर हो चुका है, अटेंड किए हैं और उनको थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, और सबसे मेजर रूल की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी जो कि इस लेक्चर में कवर किया गया। तो आइंदा जो वीडियोस हैं वो उनको इंजॉय करने के लिए, उनकी अपने फ़ायदे के लिए, आप ही का फ़ायदा है, तो मेरा चैनल काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दिया करें अगर वीडियो पसंद आती है आपको, और आगे शेयर भी करें बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मैं कवर नहीं भी करता एक्सरसाइज का। अब सारे क्वेश्चन तो मैं कवर नहीं कर सकता, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मैं एक्सरसाइज का जो यहाँ पे कवर नहीं करता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नोट्स की हेल्प चाहिए तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू, जैसे आपको बेहतर लगे। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।